सर सुरू करू शकता सर. हो सर हो. सर स्क्रीन दिसते माझी. हो. हॅलो. हां सर. प्रोसेसिंग मध्ये आहे. सर स्क्रीन दिसते माझी. नाही दिसतंय सर. एक मिनिट. आता दिसतंय. एक्सेल फाईल दिसतंय. हो सर. अच्छा ठीक है. चला चलो नमस्ते. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेरी गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. ओके चलो शुरू करते हैं. गुड मॉर्निंग. कल हमने शुरुआत की थी प्राइमरी मार्केट से. प्राइमरी मार्केट एक कैपिटल रेजिंग का प्लेटफॉर्म है. जिन कंपनी को बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, पैसे चाहिए, वो इस मार्केट में आएगी और यहाँ से कैपिटल रेज करेगी. कैपिटल रेज करने के लिए उनको पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा कंपनीज को. तो कल हमने देखा था पहली बार अगर कोई कंपनी बाजार से कैपिटल रेज करना चाहती है तो जो पब्लिक इश्यू आएगा उसे आईपीओ कहा जाएगा. दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. और जब भी कंपनी बाजार से कैपिटल रेज करती है तो एक तो इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी या ऑफर फॉर सेल के माध्यम से ये कैपिटल रेज होगी. तो पहली बार अगर कंपनी ने कैपिटल रेज कर ली और उसके बाद अपने बिजनेस को शुरुआत करेगी कंपनी, मान के चलो कि एक दो साल बाद, 3-4 साल बाद कंपनी चाहती है अपने कंपनी का एक्सपांशन करना चाहती है. मान के चलो कि अगर एक बिजनेस में शुरू कर रहा हो एक सिटी से और बाद में वो बिजनेस अगर ग्रो होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो मैं चाहूंगा कि उस बिजनेस को एक्सपांड करना चाहूंगा, मैं अदर स्टेट में उसको लेके जाना चाहूंगा. तो जब मैं बिजनेस एक्सपांशन की बात करता हूं तो मुझे फिर से कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर से मुझे पैसा लगेगा. तो बाजार जब किसी कंपनी को सेकंड टाइम, दूसरी बार अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, पैसा चाहिए एक्सपांशन के लिए, तो कंपनी फिर से पब्लिक इश्यू लेकर आ सकती है. और सेकंड टाइम जब कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आएगी उसे एफपीओ कहा जाएगा. ध्यान दीजिए, एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या इसको फर्दर इश्यू भी कहा जाता है.
या नेक्स्ट इश्यू, यानी सेकंड टाइम। ये हो गया आईपीओ, ये जो है ये फर्स्ट टाइम कंपनी को पैसा चाहिए। दूसरी बार अगर सेकंड टाइम पैसा चाहिए तो एफपीओ लेकर आना पड़ेगा कंपनी को, ये पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। एफपीओ मीन्स फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो सेकंड टाइम जब कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आएगी तो अगेन उनके पास ये दो चीजें रहेगी। कैपिटल कैसे रेस करेगी, एक तो इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी, फिर से नए शेयर बाजार में इश्यू किए जाएंगे, या फिर ऑफर फॉर सेल। अभी हमको पता है ऑफर फॉर सेल क्या होता है, प्रमोटर्स अपने खुद के शेयर्स बाजार में सेल करते हैं, निवेशकों को देते हैं। तो इस तरह से ये दो ऑप्शन रहेगी। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि आईपीओ और एफपीओ में क्या फर्क है। क्या होता है कि जब कंपनी पहली बार पब्लिक इश्यू लेकर आएगी तब मान के चलो कंपनी ने उस वक्त जो शेयर्स इश्यू किए थे इन्वेस्टर्स को वो 100 रुपए के भाव से इश्यू किए हो गए। अब कंपनी आफ्टर 5 years सेकंड टाइम पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है, एफपीओ लेकर आ रही है। तो ये 4 से 5 साल में कंपनी ने काफी ग्रो किया है, कंपनी काफी बढ़ गई है। तो कंपनी ने ग्रो किया है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हुई है, तो इस शेयर का बाजार भाव 100 रुपए नहीं रहेगा, डेफिनेटली ये भी बढ़ेगा। तो मान के चलो अगले 5 साल में ये 100 रुपए शेयर का बाजार भाव ये 2500 हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिए, आईपीओ और एफपीओ में फर्क समझना है हमको। तो 100 के शेयर्स का बाजार भाव ये अभी 2500 रुपए हो गए, ये अभी करंट मार्केट प्राइस है, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस है। अभी शेयर की प्राइस क्या चल रही है 2500, और कंपनी एफपीओ लेकर आ रही है, सेकंड इश्यू लेकर आ रही है। और जब सेकंड इश्यू लेकर आएगी तो बाजार में जब शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, कंपनी जब शेयर्स इश्यू करेगी तो ये क्या रेट में इश्यू करना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने 100 रुपए के भाव से शेयर्स इश्यू किए थे, लेकिन सेकंड टाइम अभी तो करंट मार्केट प्राइस 2500 है। तो सेकंड टाइम जब भी कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करती है वो डिस्काउंटेड रेट में ऑफर करती है। ध्यान दीजिए, डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड रेट का मतलब होता है अगर करंट मार्केट प्राइस ये 2500 चल रही है तो शेयर्स इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि हम आपको 2000 रुपए में शेयर्स देंगे। अभी करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है 2500, और जब कंपनी नए शेयर बाजार में इश्यू कर रही है, उनको पैसा चाहिए, तो कंपनी कहती है कि हम जो करंट मार्केट प्राइस है उससे कम भाव में आपको शेयर्स इश्यू करेगी। उसका कारण ये है अगर कंपनी ने अगर 2500 के भाव से अगर शेयर्स इश्यू किए तो निवेशक क्या कहेगा, स्टॉक मार्केट में तो आपके शेयर्स की प्राइस 2500 चल रही है, हम शेयर मार्केट से ही खरीद लेंगे। तो जो प्रमोटर्स है कंपनी के, तो उनको जो पैसा चाहिए वो पैसा नहीं आएगा। और अगर कंपनी चाहती है कि उनके पास कैपिटल रेज हो एक्सपांशन के लिए, बिजनेस के लिए जो पैसा चाहिए, तो कंपनी के पास पैसा आना चाहिए। तो निवेशक शेयर सब खरीदेंगे जब करंट मार्केट में बाजार भाव से उनको कम भाव में अगर शेयर्स मिलेंगे तो ही निवेशक ये शेयर खरीदी करेंगे। सो इसीलिए जब भी सेकंड इश्यू आता है, ध्यान दीजिए, वो डिस्काउंटेड रेट में शेयर्स को ऑफर किया जाता है पब्लिक को। तो ये एक चीज। नाउ यहां पे कैपिटल रेज किया कंपनी ने, पैसा यहां पर भी आ गया, कंपनी ने फिर से बिजनेस की शुरुआत की, उनको जो कुछ स्टेट में एक्सपांशन करना था या नए बिजनेस मॉडल में पैसा इन्वेस्ट करना था, कोई भी रीजन हो, तो उसके बाद मान के चलो कि कंपनी की थर्ड टाइम रिक्वायरमेंट राइज होती है, कंपनी को तीसरा बार कैपिटल रेज करना है। अगेन क्या होता है, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको हमेशा पैसों का क्रंच रहता है, क्योंकि उनके पास आइडिया की कमी नहीं होती। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास
काफी सारी बिजनेस आइडिया होती है और वो हमेशा उन आइडियाज को लॉन्च करना चाहता है, वो हमेशा तरक्की करना चाहता है, ग्रो होना चाहता है। आप देखो ना, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, जैसे अगर टाटा में एक नाम लेता हूँ तो टाटा का एक ही बिजनेस मॉडल नहीं, उसके काफी सारे अलग अलग बिजनेस में उनकी हिस्सेदारी है, उन्होंने अलग अलग बिजनेस स्टैब्लिश करके रखे हैं। तो अगर आपके पास बिजनेस आइडिया है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही और एक्सपांड करना है, मान के चलो अभी इंडिया में आपने बिजनेस काफी फैला लिया है, सारे स्टेट में आपका बिजनेस और चल रहा है, लेकिन आप उस बिजनेस को हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया भी लेके जा सके। जैसे इन्फोसिस, ये इंडिया में भी है और आउट ऑफ इंडिया भी है। बाहर के देशों में आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, तो जब भी बिजनेस आइडिया को लॉन्च करने की बात आती है या बिजनेस को एक्सपांड करने की बात आती है तो कंपनी को फिर से पैसा लगेगा। सो जब थर्ड टाइम कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो थर्ड टाइम फिर से पब्लिक इश्यू लाना पड़ेगा। तो जब थर्ड टाइम पब्लिक इश्यू लाया जाता है उसको राइट इश्यू कहा जाएगा। ध्यान दीजिए, पहली बार कंपनी को पैसा चाहिए था, आईपीओ लाया। दूसरी बार पैसा चाहिए था बिजनेस के लिए तो एफपीओ लाया। थर्ड टाइम पैसा चाहिए कंपनी को बिजनेस के लिए तो वो राइट इश्यू लेकर आए हैं। नाउ व्हाट इज राइट इश्यू? राइट इश्यू में क्या होता है ये देखिए यहां पर, शेयर्स so offered to the existing shareholder are called the right shares। क्या होता है कि एक चीज और आपको ध्यान में देना है, आईपीओ और एफपीओ के वक्त कंपनी ने जब शेयर्स इश्यू किए थे, इश्यू ऑफ फ्रेश इक्विटी, तो तब सारे पब्लिक को ऑफर की थी। लेकिन जब राइट इश्यू आएगा, तीसरी बार कंपनी राइट इश्यू लेकर आएगी तो सारे पब्लिक को ऑफर नहीं दी जाती है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही ये शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने आईपीओ में शेयर्स खरीदी किए या एफपीओ में शेयर्स खरीदी किए। आप जब किसी कंपनी के शेयर खरीदी करते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, बेनिफिशियल ओनर बनते हो, उस कंपनी के मालिक बनते हो। तो आईपीओ के वक्त या एफपीओ के वक्त अगर आपने शेयर्स खरीदी किए तो आप कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर है। अब तीसरी बार कंपनी को पैसे चाहिए, पैसे की जरूरत है, कैपिटल चाहिए, तो थर्ड टाइम जब इश्यू आएगा तो कंपनी क्या करती है, सारे पब्लिक को ऑफर नहीं करेगी ये शेयर्स। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को ही ये शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करने के पीछे क्या वजह है या राइट इश्यू और भी किस कारण की वजह से लाया जाता है, ध्यान दीजिए। ये right shares are offered to the existing shareholders. Company increases its subscribed capital by the issue of new shares, either after 2 years of its formation or after 1 year of its first issue of shares, whichever is earlier. यानी कंपनी ने अगर आईपीओ लाया होगा तो उसके 1 साल के बाद कंपनी राइट इश्यू लेकर आ सकती है और नए शेयर्स, न्यू शेयर्स, आप देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू शेयर्स, नए शेयर्स ऑफर करेगी। तो ये किसको ऑफर करेगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब राइट इश्यू लाने के पीछे क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज मिनिमम, क्योंकि जब आईपीओ, जब पब्लिक इश्यू आता है तो उसके पीछे काफी बड़ी प्रोसेस होती है। उसके एडवर्टाइजिंग में जितने भी लोग उस पब्लिक इश्यू क्या है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उन सारे के फीस रहती है, सेबी या जितनी रेगुलेटर या एक्सचेंज, अलग अलग एंटिटीज की अलग अलग फीस, और काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। अंडर राइटर हो या ब्रोकर्स हो, ये सारे के पीछे काफी पैसा उनका जाता है, तो कॉस्ट लगती है आईपीओ लाने के लिए। हम बाद में हम देखने वाले हैं कि आईपीओ की पूरी प्रोसेस क्या होती है। दूसरी चीज, उसमें काफी वक्त जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कंपनी राइट इश्यू लाती है। तो आप देखिए इसका पहला एडवांटेज क्या है, द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज मिनिमम, पैसे जो इश्यू लाने में जो पैसे लगते हैं वो कम हो जाती है। देयर इज नो अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, एडवर्टाइजिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस एक्सपेंसेस, क्योंकि जब इश्यू आता है तो पब्लिक को बताना पड़ता है कि ये कंपनी पब्लिक इश्यू लेकर आ रही है।
तो वो पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो कंपनी को कॉस्ट लगती है, राइट इश्यू में वो कॉस्ट नहीं लगती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करती है, एक एक मेल भेज देंगे। जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं, कंपनी कहेगी कि हम ये राइट इश्यू लेकर आ रही है, कंपनी सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मेल भेज देंगे, मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देगी, तो उसमें कॉस्ट कम हो जाती है। ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, अंडर राइटर इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। अंडर राइटर या ब्रोकर क्या होते हैं हम बाद में देखते हैं। तो इससे राइट इश्यू लाने से कंपनी की कॉस्ट कम हो जाती, ये एक मेन एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है, इट इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स and so control of company remains undistributed as proportionate ownership in the company remains the same। तो कंपनी का इक्विटी बेस रहता है, जितने भी शेयर होल्डर्स के साथ रहता है वो इक्वल रहेगा, यानी जितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं में ही वो शेयर्स प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये दूसरा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज क्या है, इट प्रिवेंट्स द डायरेक्टर्स फ्रॉम इश्यूइंग न्यू शेयर्स इन देयर ओन नेम or to their relatives at a lower price and get controlling right। थर्ड इश्यू क्या होता है कि प्रमोटर्स को अपने शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है, आप या अपने रिलेटिव्स के शेयर्स बेचने की जरूरत नहीं है, कंपनी नए शेयर्स इश्यू करेगी। तो ये इसके और भी काफी सारे एडवांटेज होते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसमें कॉस्ट कम लगती है राइट इश्यू लाने में। उसके बाद एक और चीज इसमें समझना है कि जब थर्ड टाइम राइट इश्यू लाएगा तो अगेन यहां पर भी शेयर्स डिस्काउंटेड रेट में ही ऑफर हो गए, डिस्काउंटेड रेट में ऑफर होगी। मान के चलो कि ये शेयर की प्राइस अभी करंट मार्केट प्राइस 3000 रुपए है, क्योंकि राइट इश्यू 1 साल के बाद अगर कोई कंपनी लाती है क्या 2 साल के बाद, तब तक तो ये शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी ने अच्छा बिजनेस किया है, तो कंपनी ग्रो हो रही है, तो डेफिनेटली शेयर्स की प्राइस भी बढ़ेगी। तो ऐसे वक्त जब राइट इश्यू आ रहा है, करंट मार्केट प्राइस 3000 है, तो कंपनी कहेगी जो हम राइट इश्यू दे रहे हैं, जो शेयर्स इश्यू करने वाले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो वो हम डिस्काउंटेड रेट में ऑफर करेंगे, मान के चलो कि 2700। काफी बार इन निवेशकों को इसका मेल आता है तो समझ में नहीं आता है कि ये राइट इश्यू क्या होता है, इसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। आपको आप अपने ब्रोकर को अगर बताते तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे कि राइट इश्यू को कैसे अप्लाई किया जाता है इन शेयर्स को। तो एप्लीकेशन वगैरह ये हम बाद में भी देखने वाले हैं सेकेंडरी मार्केट में जब बात करेंगे। तो पहली बात तो हमको यही समझना है कि कैपिटल रेजिंग के लिए आईपीओ, पब्लिक इश्यू, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एफपीओ और थर्ड टाइम राइट इश्यू, ये 3 ऑप्शंस होते हैं ये कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये पूरे प्रोसेस को बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये आगे भी ये वर्ड के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, तो आपको पता होना चाहिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। जो पब्लिक इश्यू लाते हैं कंपनी, उसकी जो भी प्रोसेस होती है शेयर्स इश्यू करने की, उसको बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। सो आई सपोज यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ अब कंपनी के पास पैसा आया है, कंपनी बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट जनरेट करते जा रही है। तो कंपनी जब प्रॉफिट जनरेट करती है तो ये प्रॉफिट का क्या करना है, एक ये जो प्रॉफिट है कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आपने सुना होगा एक रिजर्व एंड सरप्लस करके एक हेड होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो इस हेड में डिपॉजिट रहता है और इसको शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा। मान के चलो कि आपका किसी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट है और आपने उसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो ये जो पैसा है 10,000 रुपीज, ये बैंक के ट्रेजरी में है। तो बैंक इसको अपनी एसेट नहीं समझ सकता है, बैंक के खाते में जरूर है ये पैसा,
लेकिन ये बैंक का पैसा नहीं है। ये पैसा किसका है? ये पैसा है निवेशक का, इन्वेस्टर का, आप लोग, आप और हम जैसे लोगों का, क्योंकि ये हमारा पैसा है। सो आज न कल बैंक को ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो बैंक की ये लायबिलिटी होती है और इन्वेस्टर की ये एसेट होती है। वैसे ही जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हो तो वो कंपनी के पैसे नहीं होते हैं, कंपनी के एसेट नहीं होती है, वो एसेट शेयर होल्डर की होती है। वो पैसा शेयर होल्डर का है, शेयर होल्डर ने उस बिजनेस में पैसे लगाए हैं। और जब कंपनी शेयर होल्डर के पैसे से प्रॉफिट जनरेट करती है तो ये जो प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट भी कंपनी का नहीं होता है, ये प्रॉफिट भी शेयर होल्डर का होता है। और इसीलिए रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसा होता है उसको शेयर होल्डर फंड कहा जाता है। अब ये वक्त आ गया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहती है, रिवार्ड देना चाहती है, रिवार्ड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर को। तो कंपनी अगर जब ये सोचती है कि जितने भी शेयर होल्डर है कंपनी के, उनको अगर रिवार्ड देना है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है बोनस। डिविडेंड और बोनस ये अपने आप में काफी बड़े कंटेंट्स है, हम इसके ऊपर काफी बात कर सकते हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है जस्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी को अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड देना है, खुश करना है, तो कंपनी चाहती है कि कैसे करे, तो उसके लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है, एक तो डिविडेंड है और दूसरा है बोनस। पहले बात करते हैं हम डिविडेंड की। डिविडेंड ये हमेशा कैश फॉर्म में दिया जाता है टू ऑल शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को कैश फॉर्म में दिया जाता है। कैश फॉर्म में दिया जाता है इसका मतलब क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर के सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, जो बैंक अकाउंट होते हैं, कंपनी उसमें डायरेक्टली डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट करती है। जो पैसा है, और इसके लिए वो आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोर बैंकिंग होना चाहिए। कोर बैंकिंग का मतलब क्या है? एक वक्त था जब आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते थे तो उसका जो बैंक अकाउंट नंबर 3 to 4 डिजिट्स रहता था। आज अगर आप कोई बैंक में अगर बैंक अकाउंट ओपन करते तो उसका अकाउंट नंबर 12, 13, 14 डिजिट्स होता है। पहले जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते थे 3 डिजिट 4 डिजिट आपका अकाउंट नंबर रहता था, तो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसी बैंक से करना पड़ता था जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है। अगर आप किसी बाहर किसी दूसरे शहर के में किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो चेक से देना पड़ता था और उसमें काफी डिले होता था। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सारी बैंकिंग प्रणाली सिस्टम ये कोर बैंकिंग हो गया। आप किसी भी ब्रांच से अपने खाते से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अभी कोर बैंकिंग, अगर आपका कोर बैंकिंग अकाउंट है तो ये डिविडेंड अमाउंट जो होगी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देती है। और अगर आपका पुराना अकाउंट है, कोर बैंकिंग नहीं है, काफी पुराना अकाउंट है, तो बैंक क्या करेगी? आपको चेक इश्यू करेगी, आपको चेक इश्यू किया जाएगा और इस तरह से ये डिविडेंड अमाउंट शेयर होल्डर को क्रेडिट किया जाता है। ये हो गई एक बात। दूसरी एक चीज, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो काफी सारा कैश, कंपनी का कैश ये आउटफ्लो हो जाएगा। कंपनी का जो, अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो कंपनी का जो कैश है वो आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो मीन्स ये पैसा बाहर चले जाएगा। आप देखिए कंपनी ने कैपिटल रेस करने के लिए, बिजनेस में पैसे लगाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने काफी बड़ी मेहनत की है। आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, ये काफी बड़ी प्रोसेस है, ये हम आने वाले सेशन में देखने वाले हैं। लेकिन एक सिंगल डिविडेंड डिक्लेयर करने से कंपनी का काफी सारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। और अगर आप ये देखते हो कि डिविडेंड अमाउंट क्या होती है
तो ये 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, इस तरह की बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती है। ये कंपनी जब डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड तो कंपनी का काफी सारा कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ये हो गई एक चीज। दूसरी एक चीज, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर को, तो गवर्नमेंट बीच में आएगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप अपने शेयर होल्डर को अगर आप रिवार्ड देना चाहते हो तो उसके पहले आप गवर्नमेंट को रिवार्ड दो। गवर्नमेंट को क्या रिवार्ड देना है? गवर्नमेंट कहती है कि हमको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, विच इज 15%। यानी सोचो कि अगर कोई कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम 1000 करोड़ का हम डिविडेंड देना चाहती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको पहले 15% इस पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। 1000 करोड़ इंटू 15%, तो ये लगभग 1,500 करोड़ के आसपास होता है। तो इतना पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड अमाउंट क्रेडिट हो जाती है। अब जो निवेशक होता है, इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, उसको जब डिविडेंड मिलता है तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल मींस जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था, जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट में उस इन्वेस्टर को गेन प्रॉफिट हुआ है, इसको कैपिटल गेन कहा जाता है। और हमें पता है कि जब भी हमको कोई प्रॉफिट होता है या पैसा आता है तो गवर्नमेंट उसपे भी टैक्स लगाते थे। लेकिन जब डिविडेंड की बात आती है तो देयर इज ऑलवेज वन सेंटेंस, ध्यान दीजिए, डिविडेंड आर टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर। डिविडेंड्स आर टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी जो भी इन्वेस्टर है, इनको डिविडेंड जब मिलता है तो उनको उस पे टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि वो उनका कैपिटल गेन होता है, उनको प्रॉफिट हुआ है। तो लेकिन उनको उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता, डिविडेंड ये टैक्स फ्री होता है। लेकिन कुछ साल पहले पार्लियामेंट में जब बजट पेश हुआ था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसमें अमेंडमेंट किया। क्या अमेंडमेंट किया कि अगर किसी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड अमाउंट इज इफ इट इज मोर देन 10 लाख, अगर किसी इन्वेस्टर को डिविडेंड अमाउंट कैपिटल गेन के रूप में अगर 10 लाख के ऊपर होता है, तब उस इन्वेस्टर को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। इट इज टैक्सेबल, तो कितना देना पड़ेगा? 10%। तो ये एक चीज। तो आप देखिए, डिविडेंड की हम बात कर रहे थे, 3-4 चीजें अभी आपको ध्यान में रखना है। डिविडेंड ये शेयर होल्डर फंड होता है। कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो प्रॉफिट में से ही कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड बांटती है, और इसके लिए कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है। उसमें डिसाइड किया जाता है कि अपने शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड बांटना है, किस रेशियो में बांटना है। डिविडेंड ये कोई कंपनी मंथली भी देती है रेगुलर, कोई कंपनी हाफ ईयरली देती है, कोई एन्युअली देती है। दूसरी चीज, सारे कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। जिन कंपनी को प्रॉफिट होता है, काफी कम कंपनीज होती है, वही डिविडेंड बांटती है। अब जब कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसको इंडस्ट्री में, मार्केट में क्या मैसेज जाता है, ये भी हम देखेंगे। इसका क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ये भी हम देखेंगे। एक मिनट दीजिए, ये पेज ओपन हो जाता है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाई वैल्यू डिविडेंड डिक्लेरेशन कैन इंडिकेट दैट द कंपनी इज डूइंग वेल। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब कंपनी अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रही है, कंपनी इज डूइंग वेल। यानी एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, प्रॉफिट मेकिंग है, और उनको अपना बिजनेस करना जानती है, एंड हैज जनरेटेड ए गुड प्रॉफिट, और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यानी एक अच्छा पॉजिटिव साइन जाता है इंडस्ट्री में। लेकिन
but it can also indicate that the company does not have suitable project to generate a better returns in the future. ध्यान दीजिए सब स्टूडेंट ये सेंटेंस के ऊपर, but it can also indicate that the company does not have suitable projects to generate better returns in the future. अब दूसरा मैसेज ये क्या जाता है कि कंपनी इसलिए डिविडेंड बांट रही है कि कंपनी के पास आगे कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, कंपनी के पास ऐसे कोई सुटेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है जहां पर इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड फंड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो फंड होता है, तो कंपनी उसका डिविडेंड देना है या उसी पैसे को बिजनेस में इस्तेमाल करना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। और कंपनी के पास अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बिजनेस आइडिया नहीं है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कहाँ किया जाए बिजनेस में, तो फिर कंपनी ये फंड, ये पैसा अपने शेयर होल्डर को देती है। तो इस तरह से एक नेगेटिव मैसेज भी जाता है डिविडेंड बांटने से कि कंपनी के पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, does not have suitable project to generate a better returns in the future. Therefore, it is utilizing its cash to pay shareholders instead of reinvesting into the growth. यानी ये कह रहा है ये सेंटेंस कि अपने ही बिजनेस में उस पैसे को इस्तेमाल री-इन्वेस्ट करने की जगह कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये डिविडेंड बांट रही है क्योंकि कंपनी के पास कोई बिजनेस आइडिया नहीं है या कोई ऐसे वैलिड प्रोजेक्ट्स नहीं है। ये एक चीज। दूसरी चीज, कौन से कंपनी ने कब कब डिविडेंड बांटा, अगर आपको ये देखना है तो सारे फाइनेंशियल वेबसाइट पर इसका डाटा अवेलेबल है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है bscindia.com, ध्यान दीजिए यहाँ पर BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी करंट मार्केट जो है सेंसेक्स जो चल रहा है 60,000 पे चल रहा है, तो ये भी हम इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट्स करके लिखा हुआ है, तो कॉर्पोरेट एक्शंस, इसे ये जो डिविडेंड, बोनस, बायबैक, ये जो भी अब हम इस पे बात करने वाले हैं, ये सारी चीजें जो आती है कॉर्पोरेट एक्शंस के अंडर में आती है। इनको कॉर्पोरेट एक्शंस कहा जाता है। कॉर्पोरेट मींस कंपनी की तरफ से जो एक्शन होती है उसको कॉर्पोरेट एक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप कौन से डेट से कौन से डेट तक ये डिविडेंड कौन से कंपनी ने दिया, ये आप डेट फिक्स करके भी आप देख सकते हैं। कौन सी इंडस्ट्री है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग सेक्टर की, कौन से सेक्टर की कंपनीज ने कितना डिविडेंड बांटा, तो ये सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने ये पिछले एक साल का डाटा निकाला है, 11 नवंबर 2021। सो अभी चल रहा है ये लेटेस्ट डाटा है। नीचे तक अगर आप देखते हैं तो पिछले एक महीने में ही आप डेट वाइज देखिए, इतनी सारी कंपनीज है, इन्होंने ये डिविडेंड बांटा है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एक चीज और इसमें ऐड करूंगा कि जब कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड देने के लिए, एक मिनट दीजिए मुझे, एनीवे तो यहां से आप देख सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से कि जैसे ये बैंकर को स्पेशल डिविडेंड दिया था 125 रुपए के हिसाब से। ग्लो स्पेस करके है, इंडियन होटल से, प्रिसीशन वायर्स इंडिया लिमिटेड, यूनिवर्सल, तो ये इतने सारे कंपनी ने अपने अपने शेयर होल्डर्स को अलग अलग वक्त पर, अलग अलग डेट पर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं और डिविडेंड दिए हैं। तो डिविडेंड के बारे में हमको इतनी चार चीजें पता होना चाहिए कि एक, डिविडेंड ये कैश फॉर्म में दिया जाता है, डायरेक्टली शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट करती है। और जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी का कैश आउटफ्लो हो जाता है, यानी कंपनी का काफी सारा कैश बाहर चले जाता है। और जब अगर कोई कंपनी डिविडेंड देने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट को उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना पड़ता है, विच इज ह्यूज, 15% टैक्स।
और जब इन्वेस्टर को डिविडेंड क्रेडिट होता है तो वो टैक्स फ्री होता है अप टू 10 लाख तक। कोई भी निवेशक को डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर हाँ डिविडेंड अमाउंट 10 लाख के ऊपर है तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो इतनी सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। तो जो भी कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपकी तरफ से ये एफर्ट चाहिए कि आप इसके ऊपर और पढ़ाई करके इसमें हम और क्या चीजें जोड़ सकते हैं, इसमें और एडिशनली क्या हो सकता है, डिविडेंड में क्या क्या चीजें होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या हुआ है इसमें, अगर कोई कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो शेयर होल्डर के लिए तो ये पॉजिटिव है, शेयर होल्डर तो खुश हो जाएंगे। लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इसमें कुछ चीजें थोड़ा निगेटिव वे से देखा जाएगा। एक, कंपनी का कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ये एक चीज। दूसरा, कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा, इंडस्ट्री में ये मैसेज जाएगा कि कंपनी के पास कोई सुटेबल प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सके। तो शायद इसके लिए भी कभी क्या होता है, काफी बार, कि कंपनी डिविडेंड देना नापसंद करे। ये सारी चीजें होती है। तो कभी कोई कंपनी कहती है कि चलो हम हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देगी। तो अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती है और अपने शेयर होल्डर को कुछ रिवार्ड देना चाहती है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन होता है बोनस। ये भी कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर में आता है। कॉर्पोरेट एक्शन, एक हमने डिविडेंड देखा तो उसे भी कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है। और अभी हम बात कर रहे हैं बोनस की। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देना चाहती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस दे सकती है। अब बोनस क्या होता है, कंपनी जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको बोनस के रूप में इक्विटी शेयर्स इश्यू करेगी। ध्यान दीजिए, बोनस मीन्स इक्विटी शेयर्स, देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन। यहां पर इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, बोनस के रूप में दिए जाएंगे। और कंपनी इक्विटी शेयर्स दे रही है इसलिए वहां पर नो कैश ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा, बोनस देने से ये होगा कि कंपनी का जो पैसा है वो पैसा कंपनी के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब नो कैश आउटफ्लो, इस तरह से लिखेंगे, नो कैश आउटफ्लो। और जब कंपनी बोनस देने की बात करेगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है कि किस रेशियो में उसको दिया जाए। तो काफी बार आपने सुना होगा 1:1, 3:1, इस तरह से बोनस इश्यू किया जाता है। तो 1:1 का मतलब ये होता है कि जिस शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में कंपनी का एक शेयर है उसको कंपनी बोनस में और एक शेयर देगी। तो ये हो गया 1:1। अगर 3:1 इस रेशियो में कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करना चाहती है तो इसका मतलब ये होता है जिस शेयर होल्डर के अकाउंट में एक शेयर है कंपनी उसको बोनस में फ्री में 3 शेयर्स देगी, फ्री में। तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अगर कहीं आपके पढ़ने में आता है कि बोनस 1:1, 3:1, 2:1, 2:2, 2:2 मीन्स, सॉरी 2:1 मीन्स, या 1:2। 1:2 का मतलब ये होता है कि जिसके डीमैट अकाउंट में 2 शेयर्स है, 2 पर 1 शेयर बोनस में देगी कंपनी। तो इस तरह से बोनस शेयर्स शेयर होल्डर को क्रेडिट करती है कंपनी। अब बोनस देने से क्या होता है कि एक तो कंपनी का कैश बाहर नहीं जाएगा और वो पैसा कंपनी के अंदर ही रहेगा। और कंपनी के पास अगर ये पैसा है तो कंपनी ये पैसे से नए बिजनेस आइडिया, अगर कंपनी के पास है तो नए बिजनेस ओपन कर सकती है या एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही वो पैसा री इन्वेस्ट कर सकती है।
तो ये एक चीज होगा। दूसरा, कैश बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट भी बीच में नहीं आएगी। सो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। हमने देखा था कि डिविडेंड बांटने से गवर्नमेंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बोनस देने से कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? एक तो कंपनी का कैश बाहर नहीं जाएगा, कंपनी के अंदर ही रहेगा। दूसरा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है। लेकिन इसमें नेगेटिव चीज क्या है? नेगेटिव चीज ये है कि अगर कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर कर रही है तो कंपनी का बाजार में इक्विटी बेस बढ़ जाएगा, इक्विटी बेस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इक्विटी बेस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कंपनी के बाजार में पहले से ही 1000 शेयर्स है। स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑलरेडी 1000 रुपीज है। फॉर एग्जांपल बताता हूं, 1000 शेयर एक बहुत छोटी फिगर है, वैसे लाखों करोड़ों की क्वांटिटीज में ये शेयर्स होते हैं, समझने के लिए। तो कंपनी का ऑलरेडी बाजार में 1000 शेयर्स है और कंपनी अभी बोनस डिक्लेयर करती है 1:1, यानी जितने शेयर्स है बाजार में शेयर होल्डर के पास, तो उसके अगेंस्ट में 1:1 शेयर अगर बोनस करते हैं तो फिर से 1000 शेयर्स बाजार में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? पहले 1000 शेयर्स थे बाजार में और बोनस डिक्लेयर करने से अभी बाजार में कंपनी के 2000 शेयर्स हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है? कंपनी का इक्विटी बेस इंक्रीज हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सभी स्टूडेंट्स। बोनस देने से क्या होता है, डिविडेंड देने से क्या होता है, ये चीजें हमको पता होना चाहिए। डिविडेंड देने से क्या होता है वो हमने देखा। बोनस देने से क्या हो रहा है? कंपनी का इक्विटी बेस इंक्रीज हो रहा है। इक्विटी बेस इंक्रीज हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स जो बाजार में थे वो बढ़ जाएंगे। और अगर कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ता है तो इससे क्या होगा? इससे ईपीएस कम हो जाएगा, ईपीएस कम हो जाएगा। ईपीएस का मतलब क्या है? ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर। ध्यान दीजिए, काफी बार ये वर्ड आपको सुना ही आएगा ईपीएस, तो आपको पता होना चाहिए। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। देखिए, पहले कंपनी के 1000 ही शेयर्स थे बाजार में और मान के चलो ईपीएस कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या? ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स। पहले कंपनी के 1000 शेयर्स थे बाजार में और अगर कोई कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करती है, मान के चलो कंपनी 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट करती है, शेयर्स कितने हैं बाजार में? थाउजेंड्स, और प्रॉफिट कितना जनरेट किया कंपनी ने? 1 लाख रुपए। तो क्या होगा अगर हम 1 लाख को 1000 से डिवाइड करते हैं तो इसे ये जो 100 आया इसको कहेंगे हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर पे हर शेयर होल्डर को 100 रुपए की कमाई हुई है, प्रॉफिट हुआ है, अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है 1:1 तो इससे क्या हो जाएगा? अभी पहले 1000 शेयर से बाजार में, बोनस डिक्लेयर करने से इक्विटी बेस बढ़ गया, यानी अभी 2000 शेयर हो गए और कंपनी ने अगर 1 लाख ही प्रॉफिट जनरेट किया तो ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट ये 2000 शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो 1 लाख प्रॉफिट है ये 2000 शेयर्स में बटेगा प्रॉफिट। तो एक शेयर पे अर्निंग कितना हुआ? 50 रुपए। तो इस तरह से इक्विटी बेस बढ़ने से अर्निंग पर शेयर ये कम हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा एक शेयर पर। तो ये हो गई एक चीज। इसके आगे हम जाते हैं। मान के चलो आप एक इन्वेस्टर हो, आपका डीमैट अकाउंट है और आपके डीमैट में एबीसी कंपनी के 100 शेयर है
और एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस मान के चलो 3000 है, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ये हो जाएगी 3000 का एक शेयर इंटू 100 शेयर है आपके पास, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास 100 शेयर है एबीसी कंपनी के, एक शेयर की प्राइस है 3000 रुपए, तो इस तरह से आपके शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। अभी कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया है, आपको कंपनी ने बोनस दिया है। बोनस कितना दिया है? 1:1 फॉर एग्जाम्पल। तो पहले आपके 100 शेयर्स थे, तो अभी आपके 200 हो जाएंगे। 1:1, एक पे एक शेयर आपको फ्री मिला, तो आपके डीमैट में 100 शेयर्स हो गए, तो कंपनी और 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करेगी, तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज है शेयर्स की वो बढ़ जाएगी, 200 हो जाएगी। और मान के चलो कि कंपनी के शेयर्स के बाजार भाव अगर 3000 ही रहा, तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन आपके हिसाब से ये 6 लाख हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ गई है तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। क्या होता है कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी ये 3 लाख के आसपास ही रहेगी। ध्यान दीजिए सारे लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ने से, बोनस की क्वांटिटी बढ़ने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन उसके आसपास ही रहेगा, 3 लाख या उसके करीब, वो 6 लाख नहीं होगा। उसका कारण मैं बताता हूं। क्या होता है कि जब कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है, तो ये जो शेयर की प्राइस है इसको स्प्लिट कर देती है। इसको कहा जाता है स्टॉक स्प्लिटिंग, स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिटिंग नाम की चीज होती है। स्टॉक स्प्लिटिंग मीन्स ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसको इस तरह से एडजस्ट करती है कि ये शेयर की बाजार भाव इस तरह से हो जाएगा 50% नीचे, नॉट एग्जैक्टली 50%, इसके लिए अलग कैलकुलेशंस होते हैं, हम उस कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, डिपेंड करता है कि बोनस किस तरह से दिया जाएगा। लेकिन इस तरह से एडजस्ट करती है कंपनी कि आपकी शेयर की प्राइस आधी हो जाएगी, लगभग आधे के आसपास हो जाएगी। तो अगर 3000 के शेयर की प्राइस 1500 हो गई, तो भी आपके शेयर का पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ये 3 लाख ही रहेगा। बोनस देने से आपकी क्वांटिटी जरूर बढ़ गई है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन उतना ही रहेगा। काफी बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है वो देखता है कि कल तक बाजार भाव 3000 रुपए चल रहा है और आज सडनली बाजार भाव 1500 कैसे होगा, इतने 50% इस शेयर की प्राइस किस तरह से फॉल हुई है। तो काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कंसेप्ट, इसलिए उनको पैनिक में आ जाते हैं, इतना बड़ा हमारा लॉस हो गया करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कॉर्पोरेट एक्शंस है, और जब भी कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस लेती है तो कंपनी सारे शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है। एक तो लेटर भेज देती है सारे शेयर होल्डर को, या मेल के थ्रू इन्फॉर्म करती है कि हम XYZ डेट को हम आपको बोनस देने वाले हैं, किस रेशियो में देने वाली है, ये सारी चीजें पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म की जाती है, और उसके बाद ही ये बोनस क्रेडिट किया जाता है उनके डीमैट अकाउंट में। तो स्टॉक स्प्लिटिंग नाम की एक चीज होती है, तो ये ध्यान में रखिए कि जब बोनस देने के बाद कंपनी शेयर के प्राइस को इस तरह से एडजस्ट करती है, जिसे स्टॉक स्प्लिटिंग कहा जाता है, स्टॉक स्प्लिट करना भी कहा जाता है। और एक चीज, काफी बार कंपनी स्टॉक स्प्लिटिंग इसलिए भी करती है कि कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिटिंग की जाती है, और लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए मीन्स, आप देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए यहां पर।
थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। एमआरएफ करके कंपनी लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मद्रास रबर फैक्ट्री करके, आप लोग सब जानते हैं इस कंपनी को। ये कंपनी है मद्रास रबर फैक्ट्री, ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। और आप देखिए एक शेयर की प्राइस 78,135 है। एक ही शेयर अगर आपको परचेज करना है एमआरएफ का तो ये 80,000 के करीब है। तो जो सामान्य निवेशक होता है, छोटा निवेशक होता है, वो सोच ही नहीं सकता है कि इतना महंगा शेयर कौन खरीदेंगे। तो इसीलिए बाजार में इस शेयर का जो ट्रेडिंग होता है, खरीदने बेचने का जो व्यापार होता है, वो काफी कम होता है। काफी कम इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं इस कंपनी के शेयर खरीदी करने में। और इसीलिए इस शेयर का जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है तो उसकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम होना मीन्स ट्रांजैक्शन कम हो जाता है। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जब सुबह स्टॉक मार्केट ओपन होता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, तो जितने भी इन्वेस्टर्स है जब वो शेयर खरीदना बेचना करता है तो नंबर ऑफ ट्रेड जो होते ट्रांजैक्शन वो एमआरएफ कंपनी में कम हो गए, क्योंकि इसकी शेयर प्राइस काफी ज्यादा है। और इसीलिए इसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर बढ़ाना चाहते हैं कोई कंपनी, यानी इसकी लिक्विडिटी को अगर बढ़ाना है तो काफी बार इस शेयर के प्राइस को स्प्लिट कर दिया जाता है, आधे से भी कम कीमत में लाया जाता है। तो ये कारण भी होता है स्टॉक स्प्लिटिंग करने के लिए। स्टॉक स्प्लिटिंग कब की जाती है? एक तो बोनस देने के बाद, और दूसरा लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए भी स्टॉक के प्राइस को कम किया जाता है। अब आप ये कहोगे, अच्छा दूसरी एक चीज, जब ये कोई कंपनी बोनस देती है तो अगर आप देखना चाहोगे कि कौन से कंपनी ने कब कब बोनस दिया है, तो ये भी आप सारे फाइनेंशियल वेबसाइट पर इसका डाटा अवेलेबल होता है। आप देखिए, ये अगेन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है और आप यहाँ पर देख रहे हो कि कौन से, ये तो डिविडेंड का है ना, बोनस का भी देख लेते हैं। नहीं, इसमें निकालना पड़ेगा, इंडस्ट्री एक्स डिविडेंड बोनस इश्यू सबमिट। और ये जो भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करते हैं तो इन बोनस के साइजेस भी काफी बड़े होते हैं, या डिविडेंड के साइज भी काफी बड़े होते हैं। और ये तो एक मिनट दीजिए मुझे, ये इंटरनेट स्लो की वजह से ओपन ही हुआ है। एनीवे, आप ये डाटा यहाँ से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये देखिए द हाईटेक गैस लिमिटेड, आशियन, ईएसजी इक्विपमेंट्स, ये सारे कंपनीज हैं, उन्होंने कब कब बोनस दिया है। आप देखिए यहाँ पर डेट दी है, बोनस दिया है, और यहाँ पर लिखा है कि किस रेशियो में दिया है, 3:5, 1:1, 1:2। तो इस तरह से ये सारी चीजें, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो आप ये कहोगे कि सर अगर हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू बोनस देने के बाद भी अगर उतना ही रहता है तो एक निवेशक को बोनस का क्या फायदा? डिविडेंड में तो ये समझ में आता है कि जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है डिविडेंड का। लेकिन बोनस में क्या हुआ, सिर्फ आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है लेकिन आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू उतना ही है। तो आप कहोगे कि अगर कोई कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर को इसका क्या फायदा है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक मैथमेटिक्स बताना चाहता हूँ। आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, इन्फोसिस, सारे लोग जानते हैं। मेरे ख्याल से 1992-94 का वो समय होगा जो इन्फोसिस के फाउंडर मेंबर थे, प्रमोटर थे। इन्फोसिस ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और इस कंपनी को जब एक्सपांशन करना था अपने बिजनेस का तो तब इन्होंने आईपीओ लाया था, इन्हें बाजार से कैपिटल रेस की थी। तब शेयर होल्डर को, जितने भी निवेशकों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया था, जिन्होंने इन्फोसिस के आईपीओ को अप्लाई किया था, तब इन्फोसिस ने
अपने शेयर होल्डर को जब शेयर्स इश्यू किए थे तो उसकी प्राइस आई एम नॉट कंफर्म 94 या 95 96 के आसपास एक शेयर की प्राइस थी। तो हम जस्ट एक कैलकुलेशन करने के लिए समझ लेते हैं कि उस वक्त शेयर प्राइस ये 100 होगी। ईयर मान के चलते हैं 1992 94 के आसपास ये आईपीओ आया था। और अगर कोई निवेशक मान के चलो जब इंफोसिस का आईपीओ आया था तब किसी इन्वेस्टर ने अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो एक शेयर जो है पेश करता है तो उसके डिमैट अकाउंट में 100 शेयर आएंगे। इतना समझिए आप लोगों को। अगर कोई निवेशक 1992 में इंफोसिस के आईपीओ में अप्लाई करता था, 10,000 रुपए निवेश करता था, तो 100 रुपए का एक शेयर मीन्स उसको 100 शेयर मिलते थे इंफोसिस के। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पर या इवन इंफोसिस के वेबसाइट पर जाकर अगर आप ये फाइंड आउट करते हैं कि इंफोसिस ने अपने शेयर होल्डर को कब कब बोनस दिया है, यानी बोनस हिस्ट्री, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से। देखिए इधर ये मैंने यहां पर निकाल के रखी है इंफोसिस बोनस। ये इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज पेपर है। ये जो पेपर है ये 13 नवंबर 2021 यानी लेटेस्ट अभी आज का न्यूज पेपर है। और इसमें ये करंट मार्केट प्राइस बताई कि इंफोसिस की अभी एक शेयर खरीदना है इंफोसिस का तो इसका प्राइस है 1780। और नीचे आप आओगे तो यहाँ पर दिखेगा बोनस हिस्ट्री। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कब कब बोनस दिया था ये देखिए 1994 से इन्होंने अपने शेयर होल्डर को बोनस देना शुरू किया। पहला बोनस उन्होंने दिया था 1:1 1994 में। उसके बाद 1997 में सेकंड बोनस दिया था 1:1। तो इस तरह से अभी तक इंफोसिस ने अपने शेयर होल्डर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बोनस दे चुकी है। तो हम कैलकुलेशन करके मैथमेटिक्स करते हैं। पहला बोनस 1994 में, तो पहला बोनस अगर 1:1 आपके पास 100 शेयर है तो इसके 200 हो जाएंगे। सेकंड बोनस भी कंपनी ने 1:1 दिया है तो फिर 200 के आपके 400 शेयर हो जाएंगे। थर्ड बोनस अगेन 1:1। तो आपके जो शेयर्स है वो हो जाएंगे 800। फोर्थ बोनस कंपनी ने 3:1 दिया है, यानी एक शेयर पे 3 शेयर बोनस में दिया है, फ्री दिया है। तो आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 2400। उसके बाद उन्होंने 1 2 3 4 नेक्स्ट जो भी बोनस दिए हैं कंपनी ने 4 बार वो 1:1 दिए हैं। तो अपन 4 बोनस का भी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं 2 3 4। तो हर बोनस में आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी ये बढ़ती गई है। ध्यान दीजिए 2400 के नेक्स्ट बोनस में 4800 हो गए, फिर नेक्स्ट बोनस में ये 9600 हो गए, उसके नेक्स्ट बोनस में ये क्वांटिटी बढ़कर 19200 हो गई है। उसके नेक्स्ट बोनस में अगेन 1:1 बोनस, तो अभी आपकी क्वांटिटी हो गई 38,400। ध्यान दीजिए सिर्फ आपने पहले 10,000 रुपए जब इन्वेस्ट किए थे तब आपके डिमैट अकाउंट में 100 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने 1994 से 2018 तक 8 बार बोनस दिया है। तो जब बोनस दिया है तब तक हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती गई है क्योंकि ये फ्री में शेयर्स मिले आपको। और आज के डेट में अगर देखते हैं तो आपके पास 38,400 क्वांटिटीज है। और अभी अगर आप ये 38,400 क्वांटिटी अगर आप बेचना चाहते हो तो आज इंफोसिस के शेयर की प्राइस कितनी चाहिए, ध्यान दीजिए 1,780 रुपीज। तो अगर
आप ये पूरे शेयर्स 1780 के भाव से आप बेचते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो ये रकम हो जाती है अराउंड 6,83,52,000। ध्यान दीजिए, आपने निवेश किया था सिर्फ 10,000 रुपए, ये आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 1992-94 में। और अभी अगर 2021 में अगर देखते हैं तो सिर्फ बोनस देने से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, आपने कंपनी पर विश्वास रखा, आप कंपनी के शेयर होल्डर बने रहे और आपके पास कंपनी के बोनस शेयर्स मिलते गए। तो इस तरह से आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट का आज का वैल्यूएशन लगभग 7 करोड़ के आसपास जाता है। तो अगर आप एक अच्छे कंपनी में निवेश करते हो, अच्छे बिजनेस में निवेश करते हो, अच्छे अच्छे का मतलब है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की एसेट क्रिएट होती है स्टॉक मार्केट में। तो बोनस का ये एडवांटेज है। अगर आपको जब बोनस दिया तब तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहते हैं, शेयर होल्डर बने रहते हैं, तो धीरे धीरे कंपनी की जब शेयर प्राइस बढ़ेगी और बाकी इश्यू बोनस इश्यू आते रहेंगे तो आपका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ते रहेगा। और एक मजेदार बात इसमें और है इम्पोर्टेंट कि इसमें अभी हमने डिविडेंड तो ऐड किया ही नहीं है। इन्फोसिस ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटा होगा बीच बीच में, तो वो भी अगर हम इसमें ऐड करते हैं इसका वैल्यूएशन और भी बढ़ सकता है। सो दिस इज व्हाट द डिविडेंड और बोनस। तो आज हमने क्या क्या बात की है प्राइमरी मार्केट में? हमने बात की एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट जो इश्यू होगा वो राइट इश्यू होगा, उसके बारे में बात की। उसके बाद कंपनी, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर करना चाहती है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है डिविडेंड और बोनस। डिविडेंड क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और बोनस के बारे में भी हमने बात की। तो बोनस में एक अच्छी चीज ये हो रही है कि इसमें पैसा बाहर नहीं जाएगा, नो कैश आउटफ्लो, पैसा बाहर नहीं जा रहा, इसलिए इसमें गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स बाजार में बढ़ रहे हैं, इससे अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है, यानी एक शेयर पे प्रॉफिट कम हो जाएगा। पहले 100 रुपए प्रॉफिट मिलता था, बोनस शेयर्स आने से, आउटस्टैंडिंग शेयर बनने से प्रॉफिट 100 की जगह भी 50 हो गया है। तो इस तरह से हम बोनस को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अगर आपके कोई सवाल हो गए तो मैं वो लेना चाहूंगा। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकता। देखो, हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़े जा रहे हैं, और हर दिन आप देख रहे हो कि नए कंटेंट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आपको पिछली चीजें भी नहीं भूलना है, साथ में वो भी आपको याद रखते हुए जाना है, और नए कंटेंट्स को भी समझते जाना है। और ये आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको काफी अच्छा लगेगा कि इस तरह का नॉलेज आपके पास आ रहा है। और जब हम किसी कंटेंट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कोई सवाल भी हो सकते हैं, तो सवाल आप जरूर पूछो मुझे, कोई भी सवाल, जितना भी कोई भी सवाल, कोई सिंपल रहे या बड़ा रहे, कोई भी सवाल आप इन्वेस्टमेंट, इस मार्केट से, कंटेंट से रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। जब मैंने एक कंपनी का शेयर है तो मेरे को डिबेंचर तो समझ आया, लेकिन सॉरी डिविडेंड तो समझ में आया, लेकिन बोनस और लॉन्ग टर्म तक जैसे हम इन्वेस्ट करके देखेंगे तभी बोनस मतलब इंक्रीज होगा क्या? हाँ, जैसे है कि आज अगर आप एक कोई बिजनेस शुरू करते हैं, मान के चलो कि आपने एक कपड़े की दुकान शुरू की, तो आज बिजनेस शुरू किया और कल के कल प्रॉफिट में नहीं आ जाएंगे आपका बिजनेस। कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए समय तो लगेगा ना बिजनेस करने के लिए। आप रॉ मटेरियल खरीद करोगे, सामान बनाओगे, सामान बाजार में बेचोगे, कोई भी बिजनेस बोलो तो प्रोसेस लॉन्ग टर्म होती है। और इसीलिए आप जब किसी कंपनी की शेयर खरीदी करते हो तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, आप उस बिजनेस में निवेश कर रहे हो ना। देखो, हमको नहीं पता कि बड़े बिजनेसेस कैसे किए जाते हैं, हमको नहीं पता कि बिजनेस का मॉडल क्या होता है, हमने कौन सा बिजनेस करना चाहिए ये नॉलेज हमारे पास नहीं है। लेकिन जो लोग इस बिजनेस में है उनको नॉलेज है, तो हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं,
उनका करोड़ों रुपए लगा हुआ है बिजनेस में, हम हमारे 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे उनके बिजनेस में, तो उस हिसाब से हमारा शेयर होल्डिंग रहेगा, उस हिसाब से हमारी ओनरशिप रहेगी। तो आप अगर किसी बिजनेस में निवेश करते हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म होता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ किसी कंपनी के शेयर होल्ड करते हो, अगर अच्छे का मतलब है जिस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, हम ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से कंपनी के शेयर हमें खरीदना चाहिए, कौन से कंपनी के नहीं खरीदना चाहिए, ये हम आगे वाले सेशन में भी देखेंगे। तो जब हम लॉन्ग टर्म बने रहते हैं और जब कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाती है, हर दिन कोई पैसा नहीं बनाता है, हर दिन कभी प्रॉफिट नहीं होता है, कि अब हमको कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है हम हमारे शेयर होल्डर के साथ शेयर करना चाहते हैं, तब आपको बोनस मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा। और दूसरी एक चीज, अगर आपको बोनस या डिविडेंड नहीं भी मिला तो आप ये देखिए ना, शेयर प्राइस भी तो बढ़ रही है आपकी। आप देखो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, जब आईपीओ आया था तब शेयर प्राइस आपकी 100 थी, लेकिन अगले कुछ सालों में ये शेयर प्राइस भी तो बढ़ी है, कंपनी ने काफी प्रॉफिट बनाया, काफी पैसा बनाया। आपको भी पता कि आईटी कंपनी में किस तरह से पैसे बना, किस तरह से उनका बिजनेस मॉडल रन हुआ, नॉट ओनली इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया हमारी इंडियन कंपनी, इंडियन आईटी कंपनी सर्विसेज दे रही है, सो हर तरफ से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो जब प्रॉफिट होता है कंपनी का तो कंपनी के शेयर बाजार भाव भी बढ़ते हैं। सो अगर किसी कंपनी ने बोनस और डिविडेंड नहीं भी दिया तो भी आपकी शेयर प्राइस तो बढ़ ही रही है, तो किसी न किसी प्रकार से शेयर होल्डर को एडवांटेज मिलते रहता है। आपको मुझे तो बात ये बता रहा हूँ, काफी बार जब बोनस या डिविडेंड देने की बात आती है ना, इसको अलग अलग रूप में भी देती है। जैसे बाटा इंडिया, ये नाम सुना है कि आपने? क्या करती है बाटा इंडिया, क्या बिजनेस मॉडल है इनका बताइए? राइट, जूते बनाती है कंपनी, जूते चप्पल, इनके बड़े बड़े शोरूम्स रहते हैं, आपने भी इनके दुकान से जूते चप्पल खरीदे होंगे। तो बाटा कंपनी क्या करती है, जिन्होंने बाटा इंडिया के शेयर्स बाय करके रखे, जो शेयर होल्डर है, तो बाटा इंडिया को जब प्रॉफिट होता है उस बिजनेस में से, तो अपने शेयर होल्डर्स के साथ जब शेयर करना चाहते हैं तो बाटा क्या करता है, उनको बोनस या डिविडेंड में देती है, उनको हर साल 10% या 20% के कूपन इश्यू करती है, कूपन इश्यू करती है। तो जो अगर आपके पास बाटा इंडिया का शेयर है, एक भी शेयर है, अगर मान के चलो आपके पास एक शेयर है, तो बाटा इंडिया अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के साथ अगर शेयर करना चाहेगा, बाटा इंडिया अपने शेयर होल्डर की 20% का कूपन भेज देती है। आप ये कूपन लेकर किसी भी बाटा के शोरूम में जाते हो, ऑल ओवर इंडिया जहां भी उनके शोरूम्स है, जब आप शॉपिंग करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह से आपको रिवार्ड दिया जाएगा। इवन इमामी कंपनी जो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कंपनी है, ये भी अपने शेयर होल्डर को काफी बार कूपन देती है। सो कंपनी का अपने शेयर होल्डर को रिवार्ड देने का तरीका अलग अलग होता है, और काफी सारे इन्वेस्टर्स तो इसीलिए शेयर खरीद के रख देते, नहीं कहते एक शेयर को भी खरीद के रख देंगे, आपने एक शेयर भी खरीदने किया तो भी आपको कूपन मिलेगा। तो इसके अलग अलग इस तरह से फायदे होते हैं। सो लॉन्ग टर्म बने रहना, एक अच्छे कंपनी में, एक अच्छे बिजनेस में एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बने रहना, ये आपके लिए ही फायदे का सौदा होता है। सो आर वी क्लियर? यस सर, यस सर। अच्छा, कोई दूसरा सवाल? पोर्टफोलियो, ये आपने किसी ब्रोकर के पास, मान के चलो शेर खान, इसके पास आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है और इस डीमैट अकाउंट में अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदी करके रखे, मान के चलो पीडियालाइट इंडस्ट्री, बाटा इंडिया, टाटा, रेनबैक्सी, ऐसे अलग अलग कंपनी के आपने शेयर खरीदी किए। तो पीडियालाइट के आपके पास 10 शेयर है, बाटा इंडिया का 1 शेयर है, टाटा के 25 शेयर है, रेनबैक्सी के 100 शेयर है। अब इनके अलग अलग प्राइस होगी, एक शेयर की प्राइस मान के चलो इसकी 250 है, इसकी 1000 है, इसकी मान के चलो 750 है, और रेनबैक्सी के एक शेयर की प्राइस मान के चलो 800 है। तो पीडियालाइट इंडस्ट्री के आपके पास 250 शेयर्स है, 250 के हिसाब से 10 शेयर्स है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2500 है। तो अलग अलग शेयर्स का
ये आपका वैल्यूएशन रहेगा। और इन सारे की अगर हम टोटल करते हैं, सम टोटल करते हैं, तो टोटल वैल्यूएशन आएगी आपकी 1 लाख के करीब। तो आपके डीमैट अकाउंट में अगर अलग अलग कंपनी के शेयर्स रहते हैं अलग अलग क्वांटिटी में, तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और पूरे पोर्टफोलियो का जब आप सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसको पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन कहा जाता है। अभी क्लियर? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कोई सवाल? अगर आज कुछ आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि कौन सा सवाल पूछना चाहिए, तो आप मुझे कल भी पूछ सकते हैं। तो आपके कोई सवाल नहीं है आई थिंक, तो आज का सेशन। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पोर्टफोलियो मुझे समझ में नहीं आया, वो मैं कॉल आया था मुझे, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके ओके, नॉट एन इश्यू। ध्यान दीजिए, ये कोई ब्रोकर है शेर खान, आपने नाम सुना होगा, या आनंद राठी या ICICI.com। आपने कहीं ना कहीं आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, तो आपने आपके डीमैट अकाउंट में अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदी किए जिनकी क्वांटिटी अलग अलग है। ये है क्वांटिटी, और एक शेयर की प्राइस, ये है प्राइस, मान के चलो 250 रुपए। और आपके पास पीडियालाइट इंडस्ट्री के 10 शेयर्स है। पीडियालाइट इंडस्ट्री वो है जो फेविकॉल वगैरह बनाती है, आप उनके एडवर्टाइज देखते होंगे, फेविस्टिक, डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, वो एक कंपनी है पीडियालाइट इंडस्ट्री। तो ये केमिकल इंडस्ट्री में आती है। तो उसके बाद उसके आपके पास 10 शेयर्स है, एक शेयर की प्राइस 250 है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 2500 है। बाटा का एक शेयर है तो 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट, टाटा के 25 क्वांटिटीज है तो उसका 18,000 का इन्वेस्टमेंट, रेन गैस के 100 शेयर है तो 80,000 का इन्वेस्टमेंट। सो इन सारे इन्वेस्टमेंट का अगर हम टोटल करते, सम करते, तो 1 लाख के करीब आता है। तो अगर आपके डीमैट में अलग अलग कंपनी के अगर शेयर्स है, तो उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। और टोटल जो करते हैं, जो सम में आता है, जो भी वैल्यूएशन आता है, उसको पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कहा जाता है। ठीक है सर, अगर अलग अलग प्रकार के हमारे पास शेयर होंगे अलग अलग कंपनी के, हाँ। तो सब एक साथ जब हम करते हैं, तभी हम उसको पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके डीमैट में अगर एक ही कंपनी के शेयर्स है, तो भी आप उसको पोर्टफोलियो कह सकते हैं। आपके डीमैट में जो भी शेयर्स रहेंगे उसको पोर्टफोलियो, अगर एक से ज्यादा है, जनरली एक से ज्यादा शेयर्स रहते हैं तो पोर्टफोलियो कहा जाता है। लेकिन किसी किसी के पोर्टफोलियो में एक कंपनी के भी शेयर्स रहते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, और कोई सवाल किसी स्टूडेंट का? आपके दिल में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे धीरे धीरे, और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ओके फाइन। तो सर आज के लिए हम ये सेशन यही पर एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 10 बजे। सर ने जैसे कहा शुरुआत में कि हमारा शेड्यूल चेंज हो। हाँ, किसका होगा सवाल? 10 बजे से 11 बजे तक होगा। हाँ, 10 से 11 बजे रहेगा। तो आज जैसे हम 10 मिनट पहले ही ज्वाइन हो गए थे, वेरी गुड। अच्छा लगा कि आज का हमारा सेशन टाइम पर शुरू हुआ है और टाइम पर एंड भी हो रहा है। तो सभी लोग ऐसा शेड्यूल बना के रखिए